हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के गणित के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपको बोर्ड में क्या करना है। क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो निर्देश लिखे होते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए है। तो अब की बार जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार आपके 70 नंबर में से 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और 50 नंबर आपका रिटन टाइप का होगा, जिसमें 20 नंबर आपको OMR पर करने होंगे। तो इसमें आपको बताया भी गया है, इसमें क्या लिखा है देखो। अगर निर्देश में हम देखें तो पहले पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है और खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि बोर्ड में जब आप OMR भरें तो बिल्कुल उसे भरने में रोल नंबर, डेट इत्यादि वगैरह भरने में कोई भी गलती ना करें, वरना आपकी OMR अगर भरने में आपने गलती करी तो आपके 20 नंबर चले जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हम ऑब्जेक्टिव्स का सलूशन बताएंगे। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव जो होता है वो शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हमारा 10/2 है, या 4 मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 मानते हैं हम यहाँ पर। तो 10/4 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 पॉइंट लगेगा, 4 पंजे 20। तो ये देखिए हमारा एक दशमलव प्रसार इसका शांत आया, तो इसीलिए हमारा एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। तो पहले का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे देखिए क्या है इसमें। दूसरे की बात करते हैं। अगर हम दूसरे में क्या है देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सदैव अपरिमेय संख्या। क्यों, ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या है, उसमें अगर हम किसी भी संख्या से जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अगर मान लो हम एक परिमेय संख्या 2 ऐड करते हैं तो हमारी 2 + √3 भी क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसीलिए दूसरे का हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तीसरे में कि रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसमें हमें x का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर जो 0 हमें दे रखा है वो इस समीकरण में उठाकर हम रखेंगे। तो x बराबर जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा समीकरण है 2x + 3y = 12। तो इसमें अगर हम x यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = 12। तो ये तो 0 हुआ, तो हमारा हमें क्या मिला, 3y = 12, यानी y बराबर हमारा 12/3, 3 × 1 = 3, 3 × 12, यानी y का मान हमें मिला 4। x का मान है 0, y का मान है 4। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा 0, 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 2
सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या है हमारा। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी हमसे इसमें पूछा जा रहा है HCF। क्या पूछा जा रहा है? HCF। लेकिन HCF कैसे पूछा जा रहा है? पहली हमारा जो है 70, तो 70 को हम क्या करें, 70 में से पहले हम माइनस करेंगे 5, तो 70 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 65। उसके बाद हमारा है 125, 125 में से हम माइनस करेंगे 8, क्योंकि यही हमें शेषफल मिल रहे हैं, पहले से 5 और दूसरे से 8, तो ये हमारा बचेगा 117। तो अब हमें 65 और 117 का निकालना है HCF। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 65 और 117 का जो HCF होता है वो हमारा होता है 13, यानी 13। तो चौथे नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, यानी 13। ओके, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा समीकरण हमें एक दे रखा है। समीकरण क्या है हमारे पास? 2x प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 इस, और ये अगला है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 7। तो इसमें क्या है कि इनका कोई हल नहीं है इन समीकरणों का, तो इसके लिए हमें a का मान चाहिए होगा। तो हम सभी जानते हैं कि कोई हल नहीं के लिए, जब हमारा कोई हल नहीं होता है तब हमारी कंडीशन कौन सी होती है? A1 बटे में A2 बराबर होता है B1 बटे में B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटे में C2। तो ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखते हैं A का क्या मान हमारा आता है। तो अगर हम इनसे क्या करें, A1 A2 और B1 B2 C1 C2 के मान निकालें तो क्या निकलेंगे इससे? देखिए A1 का मान 2, तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पे 2/3 बराबर A/-5 और बराबर नहीं होगा हमारा माइनस का 1/-7। तो ये तो हमारे क्या हैं, इधर वाला ये हमारा बराबर नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हल कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 5 दूनी 10 और इसकी इधर होगी, यानी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ करनी है और इसकी इसके साथ करनी है। तो इधर हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 3a बराबर माइनस का 10, या a बराबर हमारा आएगा माइनस का 10/3। तो देखेंगे ऑप्शन में हमारा कहाँ पर है -10/3। ऑप्शन में हमारा -10/3 कहाँ पर है? इसमें तीसरे में -10/3। तो पाँचवें का हमारा ऑप्शन सही है तीसरा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 6 नंबर में देखेंगे द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है इसमें कि दिए गए समीकरण का विभक्तिकर 0 से कम है। हम सभी जानते हैं कि विभक्तिकर, जो लोग नहीं जानते उन्हें भी मैं बताना चाहूँगा कि विभक्तिकर हमारा क्या होता है। विभक्तिकर के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो उसका विभक्तिकर b² - का 4ac होता है।
तो पहले हम इसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकालें तो हमारा जैसे इससे हम ABC का मान निकालें, हमारा समीकरण जो है वो क्या है, देखते हैं हम इस पर क्या हमारा समीकरण है। 2x² माइनस का 4x प्लस 3 बराबर में 0। तो अगर इससे हम मान निकालें तो a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -4 और c का मान आएगा हमारा 3। तो अगर हम इसमें इसका विविक्तीकर यानी कि b² माइनस का 4ac निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3, c का मान है 3। तो यानी -4 का ये कितना होगा, 4 चक्कू 16, इधर करेंगे 4 दूनी 8 तियाँ 24, तो ये हो गया -24। अब 16 में से अगर हम -24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, -8। यानी इसका विविक्तीकर जो है वो 0 से छोटा है। तो इसका एक देखो पहला इसमें दे रखा है तो पहला भी ये सही है। फिर क्या है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा विविक्तीकर जो होता है यानी b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो कोई भी मूल इसके वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। आगे इसमें हम बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सही है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी फर्स्ट वाला हमारा सही है। इसका ये फर्स्ट वाला इसका सही है। आगे बात करेंगे, देखिए इसमें क्या है हमारा कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3 यानी एक हमारा आयत है। एक हम आयत यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं। ये हमने एक आयत बनाया, ऐसा करके हम मान लेते हैं कि ये हमारा A है, ये B है और इसमें इन्होंने जिस तरीके से दिया है वैसे ही मानेंगे। ये B मान लो, ये C और ये O है, ठीक है। AOBC है, थोड़ा और इसे हम सही से मानते हैं। AO हो गया, इसको B मानो, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो हमें A का मान दे रखा है यानी इसका मान है 0,3। इसका मान हमारे पास है ये 0,3, 0,3। इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा जगह कम पड़ रही है हमें। तो A का मान हमारे पास है, A है 0,3, B बराबर है हमारा 5,0 और O बराबर है हमारा 0,3। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण यानी हमारा विकर्ण कौन सा होगा, तो विकर्ण इसका होगा 3rd नंबर वाला यानी कि √34। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब वैसे हम आपको ये हल करके भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम और स्पेस को देखते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब अगला बताते हैं आपको 8 नंबर वाला। 8 नंबर में हम बात करेंगे कि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। यानी हमें एक समीकरण दे रखा है, ये द्विघात समीकरण हम सभी जानते हैं। समीकरण क्या है, x² प्लस kx माइनस का 5/4 बराबर 0, ये है। और इसका एक मूल, यानी कि हमें इसका एक हल दे रखा है, x का मान बताओ 1/2।
तो इस समीकरण में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 1/2। तो रख के देखते हैं। तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 और माइनस का 5/4 बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 1/2 का क्या आएगा स्क्वायर 1/2 का कितना आएगा 1/4 प्लस इसका करेंगे तो ये k/2 और ये माइनस का 5/4 बराबर में 0। अब इधर क्या है हमारा 1/4 और ये 5/4 k/2 इसको हम इधर लिख लेंगे। इसमें अगर माइनस करेंगे तो हमारा प्लस 1 माइनस का 5/4 बराबर में 0। अब थोड़ा ऊपर वाला हम साफ कर देते हैं, स्पेस कम है हमारा। ये हमने इसको साफ किया। अब लिखते हैं इसमें आगे। तो ये कितना बचा हमारा k/2। इसमें अगर ये कितना आएगा हमारा देखिए माइनस का 4/4 बराबर 0। 4 से 4 हमारा हुआ कैंसिल, कितना बचा k/2 माइनस 1 बराबर 0। आगे हम देखते हैं इसमें। अब थोड़ा हम साफ करें तो k को अगर हम क्या करें k/2 बराबर इस 1 को इधर भेजें तो ये प्लस का 1, तो k बराबर हमारा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो k बराबर कितना आएगा 2। तो इसमें कहाँ पर है ऑप्शन में कहाँ पे 2 है, पहले नंबर वाला भी हमारा 2 है। तो इसका ये 8वें का पहला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कह रहा है हमारा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। हम जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हों, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज हैं, मान लो हमारा एक ए बी सी है और दूसरा हमारा पी क्यू आर है, और यदि अगर कोण ए बराबर है हमारा कोण पी के, कोण बी बराबर है हमारा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है हमारा कोण आर के, तब हमारे त्रिभुज जो क्या होंगे, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और एक और इसमें होती है हमारी कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारा ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है हमारा क्यू आर के, और ए सी बराबर है हमारा पी आर के, तो हमारा यस 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 के नियम से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसलिए इसमें हमारा दोनों मतलब अगर किसी त्रिभुज के हमारे कोण बराबर हों तब भी समरूप होगा, कोण बराबर हैं हमारे तब भी समरूप होगा, और अगर उसकी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात हैं तब भी हमारा बराबर होगा। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा 9 नंबर वाले का, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। आगे देखते हैं 10 नंबर वाले में। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 डिग्री है, AC बराबर 3 डिग्री है, 3 सेंटीमीटर है सॉरी, BC बराबर 4 है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। तो एक हम इसमें देखते हैं क्या इसमें कह रहा है, देखेंगे थोड़ा। देखिए एक हमारा है त्रिभुज, तो एक हम बना लेते हैं ये त्रिभुज, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी,
ये थोड़ा सही इसमें सही नहीं बना है। इसमें एक बता रहा है कि हमारा एक कोण जो सी है वो 90 डिग्री का है। तो हम ऐसे करके इसको बनाएंगे, ये ऐसे करके, ये ए बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। दे क्या रखा है हमें इसमें, बी सी। बी सी हमारा है 4 सेंटीमीटर। ए सी है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप होगी, मतलब इसकी ये पूछ रहा है, उसका ये ऊंचाई पूछ रहा है इसकी। तो इसकी ऊंचाई ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई निकालने का एक तरीका है, पहले हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये इसमें देखेंगे, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार इसका है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी है 3। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो ये इसका आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। ठीक। ये इसका हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका हो गया क्षेत्रफल। अब हम क्या बात करेंगे इसमें, अब क्या निकालेंगे हम, पहले हमने इसमें आधार जो माना था वो BC को माना था। अब अगर हम क्या करें, आधार AB को माने, तो पहले तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस अगर निकालेंगे तो इसमें कर्ण क्या आएगा, तो मतलब BC का स्क्वायर करेंगे, ABC का स्क्वायर, मतलब 9 16 कितना हुआ 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कर्ण हमारा आ जाएगा 5। तो अगर इसमें अब हम निकालें तो इसमें क्या होगा, ये आधार होगा, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो 1/2 इसमें क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/2 5 गुणे ऊंचाई हमने मान ली h, और बराबर क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया था 6। तो क्या हो जाएगा हमारा 5h बराबर, और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 6 के साथ में, तो 6 दूनी 12। तो h बराबर हमारा 12/5, 12/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है इसको, 12/5 को जरा सॉल्व करें, क्या आंसर आता है इसका, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हुआ है, और 5 को 20, यानी लगभग 2.4, और 2.4 इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो इसके लगभग में क्या है 2.5। तो इसका मतलब 10 का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 11 क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो इसके समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें देखते हैं, हाँ ये 11 नंबर वाले की बात करेंगे हम। तो 11 नंबर का ऑप्शन है दूसरा, 10 सेंटीमीटर। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। आगे बात करते हैं, अगला देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यानी कि हम जानते हैं एक प्रमेय होती है हमारी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होगा AB का स्क्वायर और बटे में PQ का स्क्वायर, यानी दोनों का होल स्क्वायर, या स्क्वायर साधारण बोल सकते हैं। तो इसमें हमें इसकी भुजाओं का अनुपात पता है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी इन दोनों का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का अनुपात 81। तो इस 16 अनुपात 81 है कहीं पर इसमें,
तो 16:81 जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका 12वें का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर वाले में, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए अगले में हमें दे रखा है 3 tan थीटा बराबर में 3। तो इससे अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 3 नहीं है ये 4 है। 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा का मान अगर हम निकालें तो 3/4 हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है? मान हमें निकालना है 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा और बटे में है 4 sin थीटा और प्लस cos थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सरल तरीका बताएंगे। क्या है इसमें? देखिए tan थीटा का मान हमें दे रखा है, तो वो हम कहीं साइड में लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। tan थीटा का मान हमारा निकल के आया है 3/4। 3/4। अब ये जो हमारा ये समीकरण है, ये वाला, ये, तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में हम cos थीटा से भाग करेंगे। क्या करेंगे? अंश तथा हर में cos थीटा से भाग। तो इसमें जब भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 tan थीटा, अंश की बात करें, और यहाँ पे ये -1, और अपॉन में इसमें करेंगे तो ये भी हमारा 4 tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें। अब हमें tan थीटा का मान पता है, तो यहाँ पर रख दो 4, मान रखो इसमें 4 इंटू tan थीटा का मान कितना है? 3/4 माइनस का 1/4 इंटू 3/4, ये -1 नहीं, नीचे हमारा है +1, तो ये हमारा हो गया +1। इसको हल कर लो, 4 से 4 कैंसिल, इधर भी 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, और 3 और 1 4, 2/4 यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 1/2। तो 1/2 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बात करते हैं हम इसमें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, ये भी हमारा त्रिकोणमिति का है। तो इसमें क्या है, हमसे पूछ रहा है sin 75 और बटे में है cos 15, इसका मान पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको मिल जाए डायरेक्ट उनका आंसर होता है 1। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हमारा है 1। कैसे होता है? ये साइन को 90 - थीटा वाला इसमें फार्मूला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं, इसको जरा देखते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी देख लिए। वृत्त का परिमाप यानी उसकी परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी? वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर, और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, मान लो अगर उसकी भुजा हमारी क्या है? a है, तो इसका 4a होता है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी πr बराबर में कितना बचेगा? 2a। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अगर हम इसमें r का मान निकालें तो 2a बटे में r, ये हमारा हो गया किसकी? त्रिज्या इसकी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 7:22। 7:22 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो 15 का जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है।
16 का देखेंगे हम। 16 में दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो गोले का आयतन क्या होता है, हम सभी जानते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लो दो गोले हैं तो एक की त्रिज्या R1 हो गई है, और दूसरे की इसमें कर देंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब इसमें ये तो 4/3 और पाई कैंसिल, बचा क्या हमारा, और इसके बराबर में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 64/27, यानी कि R1/R2 का होल क्यूब बराबर 64/27। तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा R1/R2 बराबर 64 का वर्गमूल घनमूल होता है 4 और 27 का होता है 3। तो R1/R2 हमें कितना मिला, 4/3। तो ये हमें त्रिज्याएं यहाँ से मिल गई हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात देखेंगे हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है गोलों का, 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा दूसरे का, और पहले का, और दूसरे का हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो ये कैंसिल ही होगा। R1 हमारा कितना है, यहाँ से ये मिट गया, R1 है हमारा 4। तो यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर, और इधर हमारा होगा 3 का स्क्वायर। तो यानी 16:9, 16:9 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का हमारा समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याएं तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, 1 से 10 तक की विषम संख्या, जैसे 1 हो गया, जैसे 1 हुआ, +3, +5, +7 और +9, ये हमारी 1 से 10 तक की हो गई हैं विषम संख्या। इनमें कितनी संख्या है, 5। इनको 5 से क्या कर दो, भाग। टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 आएगा, 25 को जो हम 5 से भाग करेंगे तो 25 यानी 5। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 5। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम इसमें जानते हैं, इसमें इसका ऑप्शन होगा सही, पहला त्वरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर वाला। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, एक फार्मूला हमारा होता है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, कि 3 माध्यक बराबर, थोड़ा इधर से लिख लेंगे, ये थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे 3 माध्यक। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज़ होती हैं। 3 माध्यक बराबर होता है हमारा बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्य यानी समांतर माध्य, माध्य समांतर माध्य एक ही चीज़ होती है। तो ये एक फार्मूला होता है, इसे आप याद कर लें बिल्कुल। तो इसमें यही फार्मूला यूज होगा। तो हमें क्या दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, यानी ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 माध्यक हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद बहुलक हमें दे रखा है 45, और माध्य में दे रखा है 27। तो 27 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 45, और इसमें करेंगे ये 27 दूना 54। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 इसके बटे में जाएगा ऐसे करके, तो ये कितना होगा, 33। कितना आएगा, 33। तो इसकी माध्यिका जो होगी वो 33, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के वक्रों के प्रच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या कहलाता है।
तो से अधिक प्रकार और से कम प्रकार का अगर हम लोग आलेख खींचते हैं तो ऐसे करके कुछ खींचा जाता है, ऐसा करके खींचते हैं। ये हमारा एक्स और वाई अक्ष होते हैं, तो एक हमारा ऐसा करके जाता है और दूसरा हमारा जो है वो ऐसा करके जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये कहलाता है, ये हमारा परिच्छेद बिंदु होता है। तो इसी से अब इससे हमें मिलता है माध्यक। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, माध्यक। तो इस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव वाले 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अब अगर इसके लघु उत्तरी और जो दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप अगले दूसरे क्वेश्चंस के भी सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।